चीजें जो है, स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए? स्टेटहुड तो मिलनी चाहिए। साहब को ये समझना चाहिए कि आपको वो लोग आगे करने चाहिए जो सेंटर और यूटी के बीच में ब्रिजेस का काम कर सके। काम जो है वो निकलेंगे, लेकिन काम जो है वो ब्रिजेस से निकलेंगे। आपने जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को आगे कर दिया, और आई एम वेरी सॉरी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, मुझे उनसे तवक्को भी नहीं है कि उससे बेहतर वो करेंगे, लेकिन उस लैंग्वेज को चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव करते हैं। जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। जब सिचुएशंस बदलती हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो वो जजमेंट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, क्योंकि वो जजमेंट एक पर्टिकुलर टाइम की डिमांड को आंसर कर। राज्यसभा के चुनाव और दरबार मूव पर भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल खामोशी। क्या वैचारिक तौर पर जब एक पूरा दल और संगठन इस बात पर कन्विंस था कि दरबार मूव जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, तो दरबार मूव का फैसला जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है, लेकिन जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली होगी, फैसला कैसे हो सकता है? और राज्यसभा के चुनाव में क्या खेल बिगड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ साहब, सबसे पहले राज्यसभा के चुनावों को लेकर खेल बिगड़ गया है क्या आपका? शबीर अहमद कुल्ले संभवतः ये लग रहा था शायद या तो एब्सटेन करेंगे या आपको वोट डालेंगे, ऐसे ही कुछ चर्चाएं थी, हालांकि उन्होंने कोई इसी पुष्टि नहीं की थी। लेकिन कल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मीटिंग बुलाई, हिमायतियों में मिले वहाँ पर, जबकि जब सरकार बनी थी उन्होंने ना तो सरकार को समर्थन दिया था ना सरकार की तरफ थे। इसी तरीके से जो बाकी इंडिपेंडेंट्स भी हैं, ऐसा लग रहा है कि सब एक तरफ जा चुके हैं और अब आप केवल 28 अपने एमएलए के दमखम पर राज्यसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कहाँ चूक हो गई? नहीं, देखें, ऐसा है कि एक पोस्चरल इंडिकेशन होती है और एक रियल इंडिकेशन है या रियल डिसीजन है, दोनों में फ़र्क होता है। कश्मीर की राजनीति को समझिए। कश्मीर की राजनीति में कोई भी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी होगी या इंडिपेंडेंट भी होगा, वो खुल के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में ओपनली जो है वो पब्लिक में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी प्रिसेप्शन में ये है कि बीजेपी के साथ आने का मतलब है कि शायद उसकी नाराज़गी जो है उसके वोटर उसके साथ नहीं हो। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, जब वोटिंग होगी, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ये दिखाने के लिए जो है वो पोस्चर डिफरेंट होता है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में आपको ये भी सोचना है, जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम होपफुल ऑफ पीपल वोटिंग फॉर बीजेपी मोर देन व्हाट वी नीड। तो उस डिसीजन में, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, कॉन्शियस डिसीजन जिसको हम कहते हैं, उसमें ये भी होगा कि एक बड़ी सोच लेके जो है जो एमएलए बना है, उसकी सोच इतनी विस्तृत होती है, वो ये सोचेगा कि राजनीति के हिसाब से राज्यसभा में कौन से आदमी को जो है वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए जम्मू कश्मीर का, और किस आदमी के राज्यसभा में पहुंचने से जम्मू और कश्मीर को फ़ायदा हो सकता है, जम्मू और कश्मीर की आवाज़ उठाई जा सकती है। जहाँ तक नंबर्स की गेम है, तो आई एम वेरी होपफुल कि सीट नंबर 4 जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिसके ऊपर आपको डाउट लगता है, सीट नंबर 4 के ऊपर हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सत शर्मा जी तो इलेक्शन कंफर्टेबली जीत जाएंगे, और शायद कल जब हम दोबारा बात करेंगे, अगर इसके ऊपर आप इसको सोचोगे इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद, देयर विल बी सरप्राइज फॉर यू, देयर विल बी सरप्राइज फॉर यू। जो नंबर आप सोचते हो कि हमको डिफ़िकल्टी में कोई डाल सकता है नंबर गेम, वो हम कंफर्टेबली निकालेंगे, और उस नंबर से ज़्यादा नंबर की हमारे को वोट मिलने वाले हैं जितनी हमारे को ज़रूरत है। लेकिन सेठ साहब, क्या ज़रूरत थी जब आपको गणित पता है? गणित पता होने के बावजूद 3 कैंडिडेट खड़े कर देने, आपने राकेश महाजन को खड़ा किया है, आपने अली मोहम्मद मीर को खड़ा किया है, और उसके बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी हैं। उनका, जहाँ तक सत शर्मा का ताल्लुक है, वो तो सेफ सीट पे है, वहाँ पर चुनाव होना है, लड़ाई होनी है, लेकिन अगली 2 सीटों के ऊपर तो कोई संभावना नहीं है आपके चुनाव जीतने की। तो फिर ये चुनावी मैदान में उनको उतारना, जब हार निश्चित है, ये कहाँ की अक्लमंदी? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये सोचना कि हार निश्चित है, ये एक गलत सोच है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अपने तौर के ऊपर उनके पास 41 लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक, और दोनों सीटें जीतने के लिए 45 ईच चाहिए, ठीक, 45 तो उनके पास नहीं है। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या रूप लेती हैं, क्या सोचती हैं, जो उनके साथ चलना चाहेंगी, इवन द पर्सन्स जिन्होंने उनको सपोर्ट दी भी हुई है। राजनीति में ये सोच के आप नहीं चलते हो कि जो लोग कहते हैं कि हम उनके साथ हैं या सपोर्ट देंगे या ग्रुप में हैं, वो उनको ही सपोर्ट ही करने वाले हैं। संभावनाओं की बात है, मैंने पहले भी आपसे एक बार बात की थी। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो जब आपके पास 41, अगर सपोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 अपने तौर के ऊपर होते तो हो सकता है कि हम पहली बारी 2 सीटों के ऊपर लड़ते ही नहीं, ठीक, लेकिन 41 जो है उसको 46 पहुंचने के लिए 5 की ज़रूरत है। और राजनीति में वो 5 कई बार जो है वो 5 क्या, वो 1 भी जब पहुंचना होता है तो वो भी दिक्कत आ जाती है। ठीक। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच के हिसाब से हमने तीनों सीटों के ऊपर जो है कंटेस्ट किया। चौथी सीट के ऊपर हमने कंटेस्ट नहीं किया। देखिए, एक सीट के ऊपर हम कंटेस्ट नहीं करते हैं, जो सीट नंबर 3 या सीट नंबर 4 जिसको भी आप समझना चाहें, क्योंकि उसको जीतने के लिए 30 ही वोट चाहिए। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 है तो हमने एक सीट तो छोड़ दी कि उस पर कंटेस्ट बनता नहीं है। तो बाकी सीटों के ऊपर कंटेस्ट तो है, तो आप लड़ेंगे? लड़ तो रहे हैं हम। और हम अगर लड़ता है पॉलिटिक्स में कोई बंदा तो वो होपफुल होता है, तभी लड़ता है। लेकिन सर साहब, गंभीर नहीं नजर आती भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर, या गंभीर नजर नहीं आती चुनाव जीतने को लेकर? चलिए, सरकार तो मुश्किल है, चुनाव जीतने को लेकर इसलिए गंभीर नजर नहीं आती क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व, अगर इसी तरीके के राज्यसभा चुनाव गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बड़ी गंभीरता के साथ नेतृत्व लेता है। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तो कोई केंद्र का बड़ा नेता जो है कोई घाटी में नहीं है, और सारा दारोमदार जो है, सारा बोझ जो है वो जो आपका लोकल नेतृत्व है उनके कंधों के ऊपर है। तो क्या गंभीर है वाकई केंद्र आपको लेकर या नहीं? देखिए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग फील्ड पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज चलती हैं। एक ही स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं चलती है। ठीक। जितना सीरियसली राज्यसभा के इलेक्शन को लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उतना सीरियसली हम इसको ले रहे हैं और उतना सीरियसली कंटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक। जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट टेरिटरी है, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो प्रिवेल करती हैं, जिस पे पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट प्ले करते हैं। ठीक। यहाँ पे रोल्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट जो है वो नॉमेनक्लेचर्स और डिनोमिनेशंस के होते हैं। उसके हिसाब से काम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियस गवर्नमेंट बनाने में नहीं है। तो सीरियस गवर्नमेंट बनाने में का मतलब है कि हम भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश करे, या डिसेंशन क्रिएट करे, या हॉर्स ट्रेडिंग करे। भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा के साथ नहीं है कि हमको हॉर्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ना होता तो 1 साल का पीरियड जो है वो काफ़ी। और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशंस अगर आप 1947 के बाद भी देखो तो सत्ता के लिए यहाँ पे पार्टियां जो है वो टूटती रही हैं, तोड़ी जाती रही हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जो अंदर से टूट फूट हो रही है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगा सैयद रूहुल्लाह साहब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बैठ के अपोजिशन करते हैं तो वो उनकी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम है, पार्टी की प्रॉब्लम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आधी स्ट्रेंथ के साथ कैबिनेट चला रही है। जब आपके पास 10 की स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शन है, आप 6 ही भर रहे हो, 4 आपने भरी नहीं, बिकॉज आपको पता है कि 4 आप बाकी भर दोगे तो जो आपने जिन लोगों को इस उम्मीद पे बिठा के रखा है कि उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है और इसलिए वो चुप करके बैठे हैं, जैसे ही आपने सारी की सारी कैबिनेट भर दी और बाकी लोग जो है वो जो डिससेटिस्फाइड हुए आपके एमएलएज, वो आपसे टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक। इसलिए उमर साहब की मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए कि ये आधी गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, आधी सरकार जो है उमर साहब चला रहे हैं, किसी जगह ये नहीं हुआ। यानी आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है? नहीं, आप किसी जगह मुझे और बता दीजिए कि जहां पे कैबिनेट जो है वो 50% या 60% स्ट्रेंथ के ऊपर जो है 1 साल तक चलती रही हो। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर। पर वो कहते हैं आप परेशान कर रहे हैं, आपने तंग करके रखा हुआ है, इसलिए वो अपनी कैबिनेट को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। हमने क्यों तंग करना है? कह रहे हैं आप एजी नहीं देते, आप ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से वो परेशान है। एजी का नहीं होना, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का फाइनल नहीं होना और कैबिनेट पूरी का नहीं बनना, इसका आपस में क्या रिलेशन है? कैबिनेट पूरी नहीं बनी क्योंकि आप लोगों ने बाकी जितने आपके एमएलए एडजस्ट हो गए
आपने 5 MLAs के अलावा बाकी सबको लाइन में लगा दिया। 36 MLAs आपके लाइन में लगे हुए हैं कि हमारे को पता नहीं किसका नंबर लग जाएगा मंत्री बनने का, इसलिए वो बोल नहीं पाते। इतनी सीधी सी बात है जो हर कोई बंदा समझता है। उमर साहब, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शख्सियत के तौर के ऊपर इतने कमज़ोर जो हैं चीफ मिनिस्टर मैंने शायद कभी देखे नहीं। इससे पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इतना डरा हुआ चीफ मिनिस्टर, इतना कमजोर चीफ मिनिस्टर, आपसे डर रहे हैं? जो अनसर्टेनिटी नहीं, उनको अपनी पार्टी के अंदर से डर है, हमारे से डर नहीं है। अच्छा, उनको अपनी पार्टी के अंदर से डर है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर जो है वो वैसे तत्व हैं, वैसे लोग हैं जो उनसे अलग होने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो आरोप सेठ साहब ये भी लग रहे हैं कि स्मोक स्क्रीन है, कि स्क्रीन के आगे आप दिखा रहे हैं कि सुनील शर्मा और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी लड़ रहे हैं। आप दिखा रहे हैं स्मोक स्क्रीन के आगे कि भाई सुनील शर्मा और देखिए सीएम की नहीं बन रही। फिर बयानबाजी हो रही, सुनील शर्मा कहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि देखिए जी, कह दिया जी सुनील शर्मा ने, साफ हो गया कि अब हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं। कहते हैं स्मोक स्क्रीन के पीछे की सच्चाई ये है कि आपने उप मुख्यमंत्री सुनील शर्मा को सरकार की सरकारी प्रोटोकॉल में कभी नेता प्रतिपक्ष को 2 JKS ऑफिसर नहीं मिले उनका दफ्तर रन करने के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे रखे हैं। स्मोक स्क्रीन के पीछे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के MLAओं के काम जो है प्रायोरिटी पर हो रहे हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस और बाकी दल चल रहे हैं उनके नहीं हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि अंदर खाने आपकी दोस्ती है और केवल 2 संभागों के लोगों को राजनीतिक तौर पर बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ही खेल खेल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर रिलेशनशिप अपनी होना जो है, दोस्ती होना पर्सनल लेवल के ऊपर हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा जो एक दूसरे के खिलाफ हैं उसमें दोस्ती नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदर खाने कोई दोस्ती नहीं है। हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई टाई अप या अलायंस या दोस्ती हो पाए। वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हो गई पॉसिबिलिटी बन गई? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी बात आपने ये कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs या बाकियों के MLAs के काम नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLAs के काम होते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। देयर इज ए गवर्नमेंट व्हिच इज रन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। LG साहब का एक रोल है जो कि रोल लिमिटेड है। तो ज्यादातर काम जो MLAs ने करवाने होते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं। अच्छा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने MLAs को अगर जो है वो डिससेटिस्फाइड रखती है, अनसर्टन रखती है, और भारतीय जनता पार्टी के MLAs के काम करती है, वो क्यों करेगी? तो फिर दिल्ली में किससे मुलाकात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा जी उमर अब्दुल्ला से बात हो रही है स्टेटहुड को लेकर, हम उनके साथ बात कर रहे हैं। और आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी कह गए कि स्टेटहुड को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही कि नहीं, कोई बातचीत किसी जगह तो चल रही है। तो आप बातचीत भी कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला डिनाई करते हैं, कहते हैं जी नहीं कोई बातचीत नहीं हुई है, मैंने भी तो टीवी से सुना। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो इशू आपने रेज किया है। यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में और सेंटर में गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये यूनियन टेरिटरी नहीं भी होती, अगर ये पूरी स्टेट भी होती, तो तब भी आप समझिए कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी तब भी उसको चलाने के लिए देयर हैज टू बी गुड रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट। अभी तो हम यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक। यूनियन टेरिटरी के तौर के ऊपर आपके रिलेशंस सेंटर के साथ कैसे हैं वो इंश्योर करेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होती है और लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक। बड़ी अनफॉर्चुनेटली हम हिस्ट्री के एक ऐसे फेज से निकल रहे हैं व्हेन वी डोंट हैव पॉलिटिकल थिंकर हु इज लीडिंग अस। ठीक। आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो वो ठीक है, आप असेंबली को चला रहे हो वो ठीक है, लेकिन किसका विजन है कि इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके कैसे जाना है, आगे कहाँ पे लेके जाना है, वो विजन किसके पास है? मैं आई एम सॉरी टू से इस प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप में आई फील दैट वो विजनरी जो लीडर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, वो विजनरी लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक। अगर विजनरी लीडरशिप है तो फिर उसको यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनाने चाहिए। ठीक। खाइयां पैदा नहीं करनी चाहिए। आपको लग रहा है खाइयां पैदा करें उमर अब्दुल्ला? मैं आपको यही मेरा मसला है सारा, कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझना चाहिए कि आपको वो लोग आगे करने चाहिए जो सेंटर और यूटी के बीच में ब्रिजेस का काम कर सके। काम जो है वो निकलेंगे,
ठीक। लेकिन काम जो है वो ब्रिजेस से निकलेंगे। आपने जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को आगे कर दिया, और आई एम वेरी सॉरी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, मुझे उनसे तवक्को भी नहीं है कि उससे बेहतर वो करेंगे, लेकिन उस लैंग्वेज को चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव करते हैं, ये दिस वाज शॉकिंग। अब चीफ मिनिस्टर साहब, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की इस तरह की लैंग्वेज को, राजनीतिक कटाश एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज को अगर अप्रूव चीफ मिनिस्टर करता है, तो इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर अप्रूव करता है उन खाइयों को जो दोनों के बीच में बन रही हैं। ठीक। जब आप दो हुकूमतों के बीच में खाइयां पैदा कर रहे हो, या उन लोगों को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, उन लोगों को इनकरेज कर रहे हो जो खाई बनाने का काम पैदा करते हैं, ब्रिजेस का काम नहीं करते हैं, तो आप क्या सोचते हो, आप क्या लेके आओगे? मैं जैसे आपने बात की, मैं इससे आपको ये कहना चाहता हूँ, दरबार मूव का एक इशू बन गया, उस पर मैं आऊंगा सेठ साहब, लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की बात की। आपको नहीं लगता कि इट इज ऑलवेज टू वे प्रोसेस? टू वे प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आप कटाक्ष करेंगे तो जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि वैसे ही भाषा शैली, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, या उप मुख्यमंत्री हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, केवल उप मुख्यमंत्री, कई अन्य लीडर भी जब बयान देते हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भाषा का वो स्तर रहा है जो स्तर राजनीति में होना चाहिए, जिसमें आप प्रतिपक्ष में हैं तो कोई बात नहीं, कल आप सत्ता में हो सकते हैं, आप आज सत्ता में हैं, कल आप प्रतिपक्ष में हो सकते हैं? देखिए, भाषा की मर्यादा का पालन तो दोनों साइड से करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी साइड से भी लैकिंग है, कहीं ना कहीं तो लैकिंग है, दूसरी साइड से भी लैकिंग है। मैं इसीलिए, मेरी व्यथा यही है कि आज जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ, दोनों पार्टीज के अपने ग्रुप जो है वो लेजिस्लेटिव ग्रुप बैठे, उसमें स्ट्रेटेजीज बनती हैं कि कौन किस पे कैसे अटैक करेगा, कैसे कोई अटैक को रोकेगा। अब यही स्ट्रेटेजी है कि क्या क्वेश्चनिंग होगी और उसका आंसर क्या होगा। लेकिन क्या कोई ये भी सोचेगा कि हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करें कि स्टेट को आगे लेके कैसे जाना है, यूनियन टेरिटरी को आगे कैसे लेके जाना है? क्या इकट्ठे बैठने का कोई स्कोप नहीं है? आप अपोजिशन तो करिए, अपोजिशन तो करिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, दोनों बड़े ग्रुप्स को एक साथ बैठना चाहिए, सभी को सर जोड़ के स्टेटहुड की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, स्टेटहुड की लड़ाई की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ। इसी यूनियन टेरिटरी को, मैं यूनियन टेरिटरी की शक्ल में होगा या स्टेट की शक्ल में होगा, किसी शक्ल में तो आगे जाना है ना हमको, हमने यहाँ रुकना नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कम से कम इतना कंसेंसस तो हो। आप एक दूसरे की तनकी जरूर करो, लेकिन तनकी इसलिए करो कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। अब तनकी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए या दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, वो पॉलिटिक्स कहाँ पे हुई? सर साहब मुझे एक जॉइंट ग्रुप जो है, कम से कम उमर साहब जो है चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के कम से कम एक बात तो रखे कि जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बने, एक मैप बने, एक रोड मैप बने कि हम इस रास्ते से सड़क पे चलेंगे तो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली स्टेबल करना जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ठीक। जब तक जम्मू कश्मीर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा, आपके मसलों का हल नहीं होगा। सिक्योरिटी सिनेरियो इज वन थिंग, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इज अनदर थिंग। जम्मू कश्मीर कब तक डिपेंडेंट रहेगा कि हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा देगी तो हम अपने खर्चे निकालेंगे? सर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी की बात की और आपने कहा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेटहुड के ऊपर आपका अपना ओपिनियन, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या आप भी ये मानते हो कि अभी लंबा समय यूनियन टेरिटरी ही रहना चाहिए, आतंकवाद, अलगाववाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, उसके बाद स्टेट बनाई जाए, या आपको लगता है टाइम इज़ अपॉर्चून, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दे दिया जाना चाहिए? या आप भी उसी मत के हो जो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, बयान दिया कि भाई बीजेपी चाहती है हमारे साथ सरकार बनाओ, जब आप सरकार बनाओगे उसके बाद हम आपको स्टेट देंगे? नहीं, बीजेपी का गवर्नमेंट बनाना, बीजेपी का गवर्नमेंट पे आना स्टेट बनने के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बट डू यू वांट स्टेटहुड? नहीं, मैं आपको इसका आंसर तफसील से देना चाहता हूँ। स्टेटहुड पहले हमको समझना चाहिए कि स्टेटहुड डिनाई क्यों हुआ था, स्टेट से हमने यूनियन टेरिटरी बने क्यों थे। उसकी स्ट्रेटेजिक नीड थी और उसकी सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है इश्यूज भी थे, दोनों ही चीज़ें थी। ठीक।
सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज जो है वो काफ़ी हद तक हमने एड्रेस कर दिए। ठीक, हमने उस हद तक एड्रेस कर दिए कि आज दरबार मूव जो है वो हुआ, तो ये एक बड़ी इंडिकेशन है आपको कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। दरबार मूव को रोकने के लिए भी इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस यही थी। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ये कहती है कि दरबार मूव हमने कर दिया और क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप लीजिए, लेकिन आपकी रिजोल्यूशन दरबार मूव की क्या वो चल पाती अगर एलजी साहब से अप्रूवल नहीं होता? ठीक, अगर भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती कि दरबार मूव जो है वो नहीं होना चाहिए तो नहीं होता। आपके कहने पे आगे कौन सी आपकी डिमांड्स पे तो चीजें नहीं होती हैं। ठीक, क्योंकि डिसीजंस होने के लिए बड़ी चीज़ों को और भी सोचना पड़ता है कि उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट कितनी है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कितनी है, अल्टीमेटली खर्चे कहाँ से पड़ेंगे, सारा कुछ है। ये दरबार मुख से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टेटहुड को लेकर मैं उसी पे आता हूँ। स्टेटहुड की में भी दोनों फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी हैं और सिक्योरिटी के फैक्टर्स भी हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का फैक्टर है, काफ़ी हद तक जो है हमने चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया है, हालात जो है वो काफ़ी बेहतर है। अब स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर जो है वो यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है और कितनी जल्दी बनाना है उसका फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो। ठीक, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें जो है, स्टेटहुड जल्दी मिलना चाहिए, स्टेटहुड तो मिलनी चाहिए, मैं इसके ऊपर मेरी को कोई दो राय नहीं है। देखिए, किसी भी सिचुएशन में ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म से पॉलिटिकल फॉर्म बेहतर होती है और यूनियन टेरिटरी में फुली पॉलिटिकल फॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसमें ब्यूरोक्रेटिक दखलंदाजी जो है वो होती है। यू टू बिलीव ऐसी दखलंदाजी होती है, यूटी में तो दखलंदाजी जो है ब्यूरोक्रेटिक तो है। तो सही राजनीति जो है, सही डेमोक्रेसी तो तभी आएगी कि जब स्टेट जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। अब स्टेट को रिस्टोर नहीं करना या उसका डिले करना, मुझे लगता है कि ये दिस इज नॉट ए डिसीजन ऑफ चॉइस, दिस इज a decision of compulsions। ठीक, अभी राजनीतिक कंपल्शंस जो हैं वो क्या इस हद तक हैं कि हमको यूटी के लिए वेट करना पड़ेगा स्टेट बनने के लिए, या अभी मिल जानी चाहिए? लेकिन मैं आपको फिर भी ये वापस लेके आऊंगा उस चीज के ऊपर कि यूटी को अगर स्टेट बनना है तो बनाना किसने है? उसका डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक रेगुलर प्रोसेस ऑफ टॉक्स जो है वो उमर साहब की, या उमर साहब किसी ऐसे बंदों को लगाएं या किसी एक मखसूस बंदे को लगाएं जो कि ब्रिज का काम करे। मैं फिर उसी चीज पे आपको ध्यान देना चाहता हूं। You need a bridge between center and state. There has to be a communication, has to be continuous communication between the union territory government and the central government in case we want the things to be achieved earlier। हो तो जाएगा, लेकिन वो कितनी जल्दी होता है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड होगा कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी कंफर्टेबली हम अपनी चीजों को कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। एक और मुद्दे पर आऊंगा, दरबार मूव। जब मैं जम्मू कश्मीर के जीडीपी को देखता हूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इनका इन दोनों जिलों का जीडीपी बाकी जो जम्मू कश्मीर के 18 जिले हैं वो कहीं ठहरते ही नहीं इनके सामने। यानी आप यूं समझ लीजिए कि 4 गुना बड़ी इकॉनमी उधमपुर के मुकाबले में जम्मू है और 4 गुना बड़ी इकॉनमी उधमपुर के मुकाबले में श्रीनगर है और 10 गुना बड़ी इकॉनमी किश्तवाड़ के मुकाबले में जम्मू है और इसी तरीके से 10 गुना बड़ी इकॉनमी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ के मुकाबले में। अब ये जब इंडाइसेस आपके सामने हैं और ये तब के हैं जब आपका दरबार मूव बंद हो चुका था, तो आप मुझे बताइए, वैचारिक तौर पर आपने कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला था, सही वक्त किया गया, पैसे की फजूल खर्ची थी, इसका ना तो फायदा जम्मू के लोगों को ना कश्मीर के लोगों को। फिर खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान में कहा कि गर्मियों में दरबार चाहिए जम्मू में, सर्दियों में दरबार चाहिए कश्मीर में, लेकिन है उलट, सर्दियों में आप चले जाते हैं जम्मू और गर्मियों में आप आ जाते हैं कश्मीर। तो अब अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट, जस्टिस गीता मित्तल जो उस समय चीफ जस्टिस, उनकी खंडपीठ से ये फैसला आया कि नहीं जी, ये दरबार मूव का जो ये डिसीजन है ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। फिर एक कमेटी बनी जिस कमेटी की अध्यक्षता इस समय जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी वही कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि नहीं करने की जरूरत है, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो खर्च होता है। अब ये फैसला हो गया। आई नीड नॉट इवन इफ यू टेल मी कि नहीं जी इसमें दिल्ली के इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इट। इसकी स्वीकृति केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली है,
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तब जाकर अप्रूवल दिया और अब दरबार मूव होगा। नाउ दिस यू टर्न इज अनइमेजिनेबल। इसी को लेकर अब लोग ये कहने लगे हैं ये बीजेपी का पहला यू टर्न है। अब और कितने ऐसे यू टर्न हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, इसको आप यू टर्न कैसे कह सकते हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दरबार मूव को रोकने का फैसला जो है वो कब लिया गया और उस टाइम के हालात क्या थे? ठीक, हाँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसका ध्यान दिलवा दूँ। दरबार मूव को रोकने की एक जो है वो बड़ी वजह ये थी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जिसमें पूरे का पूरा रिकॉर्ड मूव होता है, पूरे ऑफिसेज मूव होते हैं, काम रुक जाता है काफ़ी देर तक वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से जब से दरबार मूव रुका है, हमने वो वर्क कल्चर चेंज किया है। तो अब डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड सारा हो गया, तो इसलिए अब वो रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और उसके ऊपर जो वो ट्रक भर के जो है वो आते थे डॉक्यूमेंट्स के और सारा खर्चा होता था, वो ख़त्म हो गया। तो एक्सपेंडिचर काफ़ी हद तक हालांकि रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब शिफ्ट करेंगे तो उनका खर्चा तो होगा, लेकिन वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो रिकॉर्ड की मूवमेंट्स का और बाकी चीज़ों की मूवमेंट्स का, ऑफिस के मूवमेंट का, वो काफ़ी हद तक रुका है। दूसरी बात ये है कि दरबार मूव के माध्यम से, ये मेरा हमेशा से कहना ये ज़रूर था कि इसमें इकोनॉमिकल वेस्टेज थी, इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। ठीक, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट में भी कुछ ऐसे एलिमेंट उस टाइम पे इंक्लूड किए हुए थे जो कि दिक्कत क्रिएट करते थे व्हेन दे यूज्ड टू कम टू जम्मू, इवन व्हेन दे गो टू श्रीनगर। अब उनकी भी सैनिटाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हो चुकी है। ये कहना कि दरबार मूव जो है वो होना ही नहीं चाहिए, आई एम नॉट ए वोटरी फॉर दैट, बिकॉज दरबार मूव के माध्यम से कनेक्शन भी है जम्मू और कश्मीर का। अदरवाइज कल्चरली, लिंग्विस्टिकली हमारा कोई आपस में जो है वो कनेक्शन नहीं है। तो ये कनेक्शन जो है वो, ये जो कॉर्ड है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी भी है। कुछ हद तक, कुछ सालों तक इसको रोकना जो है वो ज़रूरी था। दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच वाज टेकन। आज के दिन में जब सिक्योरिटी के हालात बेहतर हैं, इकोनॉमिकल वेस्टेज के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, लोगों की आपस में मेल जोल जो है वो बढ़नी चाहिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। स्थायी शांति की अगर स्थापना करनी है, एक समाज की जम्मू और कश्मीर में स्थापना करनी, जो एक दूसरे के दोस्त हैं, तो दोस्ती के जो है वो रास्ते तो खुलने चाहिए। तो आज के दिन में अगर ये डिमांड आई कि दरबार मूव जो है उसको री इनिस्टेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई विलंब नहीं हुआ, कोई टाइम भी नहीं लगा, और उसके लिए कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बड़ी कोई एजिटेशन हुई हो, एफर्ट हुई हो, वैसा कुछ नहीं है। जो when you ask for a thing, the time has come, the things will be given to you. When you ask for a thing whose time has not come, you may have to wait. That's a simple answer. क्या सेठ साहब ये बात मानेंगे कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं दरबार मूव को, बट आई एम श्योर यू आर अ लर्न्ड लॉयर एंड समबडी हु हैज एक्सपर्टीज इन लॉ, आपको खुद भी लग रहा होगा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई दरबार मूव जैसे आप हर एक चीज पे। देखिए भाई साहब, एक चीज़ है, आपने रेफरेंस दिया कि हाई कोर्ट की जजमेंट का। हाई कोर्ट की जजमेंट उस कालखंड में थी, वो उस सिचुएशन में थी कि क्या उस सिचुएशन में दरबार मूव जो है वो गलत है या ठीक है। हाई कोर्ट की जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। जब सिचुएशंस बदलती हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है, तो वो जजमेंट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, क्योंकि वो जजमेंट एक पर्टिकुलर टाइम की डिमांड को आंसर करती है। मुझे बताइए, आप क्या इस बात को मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में चाहे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे जम्मू हो, दोनों संभागों में प्रैक्टिकलिटी उस पर फोकस कम है और इमोशंस पर ज़्यादा दारोमदार है? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप जीडीपी की बात करें तो आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ये नंबर 1 है जीडीपी के हिसाब से, और यहाँ के इस कैपिटल सिटी की जो कैरिंग कैपेसिटी और जो बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ फार मोर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। उसके बाद इसी तरीके से श्रीनगर है। तो इसका मतलब दोनों ये जो बड़े सेंटर्स हैं ये तो ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। आप बजाय पूरे जम्मू कश्मीर को विकसित करने के, आप इन इमोटिव स्लोगन्स और इमोशनल डिसीजंस को किसी न किसी तरीके से, इवन बीजेपी हैज स्टार्टेड जस्टिफाइंग दिस इमोटिव डिसीजंस। दरबार इज एसेंशियली यूज्ड टू बी फॉर द कंफर्ट ऑफ महाराजा। महाराजा को गर्मी ज़्यादा लगती थी तो उनको सर्दी में आना था, सर्दी ज़्यादा लगती थी तो गर्मी में जाना था। ऐसा नहीं है। मैं 2-3 चीज़ें, आपने क्वेश्चन 2-3 इकट्ठे पूछे, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। महाराजा का दरबार मूव करवाना, इंसिस्ट करना और उसको कंटिन्यू करना वाज नॉट ओनली फॉर हिज कंफर्ट,
क्योंकि जम्मू में रहते हुए कश्मीर को गवर्न करना थ्रू ए गवर्नर देयर वाज नॉट पॉलिटिकली ए करेक्ट डिसीजन। और जबकि आपकी कश्मीर की जो है बाउंड्रीज जो हैं उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो बाउंड्रीज कश्मीर की जो हैं वो जिन कंट्रीज के साथ लगती थी वो तो रशिया के साथ भी बाउंड्री हमारी जाती थी और दूसरी साइड से अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ भी बाउंड्री जो जाती थी उस टाइम पे, तो ये बाउंड्रीज और चाइना के साथ भी थी। तो उसके हिसाब से कश्मीर में महाराजा का बैठना जो है वो जरूरी था। पर आज कौन सा महाराजा है? आपने कंफर्ट की बात की, मैंने कहा पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, कंफर्ट नहीं था। आज के टाइम पे महाराजा नहीं होंगे लेकिन लोगों का कनेक्ट जरूरी है। ठीक, अगर आप देखें जम्मू में आप गवर्नमेंट को परमानेंट रख देते हो, कनेक्ट और ग्रोथ आपको चाहिए क्या? कनेक्ट चाहिए, मैं दोनों का आंसर करूंगा। जम्मू और कश्मीर रीजन का, मैं एक डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं करता हूं, दोनों रीजन्स का आपस में कनेक्ट तो होना चाहिए। जब तक कनेक्ट नहीं होगा हम एक आइडेंटिटी के तौर के ऊपर, एक सिंगुलरिटी के तौर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात जो आपने की वही मेरी प्रॉब्लम है, जो मैं आपको बार बार ध्यान दिलवाता हूं कि हमारे में विजनरी लीडरशिप क्रिएट हुई नहीं, विजन बना नहीं। अब आप जिस चीज की बात करते हो वो तो हर आदमी की व्यथा है कि जम्मू आगे ग्रो कर गया लेकिन पुंछ और राजौरी ग्रो नहीं कर पा रहे। उधमपुर नहीं किया, सांबा नहीं किया। जम्मू आगे बढ़ गया लेकिन रामबन आगे नहीं बढ़ा, डोडा आगे नहीं बढ़ा। क्या स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाया जाए ग्रोथ का, ठीक, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ग्रोथ ऑलमोस्ट इक्वली हो। देखिए जम्मू में अगर बिजनेस सेंटर्स के लिए स्कोप ज़्यादा है, सिटी है, बिजनेस सेंटर के लिए स्कोप ज़्यादा है, तो क्या डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को टैप क्यों नहीं किया जाता ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो इसके बराबर पहुंच जाए। उधमपुर में जो है वो एक अलग से है, लेजर टूरिज्म की भी बात है, बाकी चीज़ें भी हैं वहाँ पे। कठुआ में इंडस्ट्रियल बेस है, तो इसी तरह कश्मीर के भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेरी यही मानना है कि एक विजनरी लीडरशिप की क्रिएशन की ज़रूरत, अशद ज़रूरत है इस टाइम पे, जो कि पूरे समाज को भी साथ में लेके चले और ये भी सोच के चले कि एक समाज का हिस्सा अगर आगे बढ़ जाएगा और दूसरे समाज का हिस्सा अगर पीछे रह जाएगा। अब डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन के बच्चे जो हैं वो कब तक जम्मू के लोगों के घरों में आके सर्वेंट्स का काम करेंगे? अभी तो आपने तो नौकरों की फौज बनाने के लिए वहाँ के लोगों को पीछे रख दिया। अब वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, क्यों क्रिएट नहीं होती है? तो हमारे पास फॉरेस्ट की इतनी बड़ी वेल्थ है इस रीजन में, लेकिन उस फॉरेस्ट की वेल्थ को टैप नहीं किया जाता। ठीक, क्या फॉरेस्ट के रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है जिसमें नुकसान नहीं हो पेड़ों का, वो नहीं क्रिएट की जा सकती? लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ये सोच जो है आपस की लड़ाइयों से नहीं बढ़ेगी, एक दूसरे के ऊपर तनकी करने से जो है वो सोच, इसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। मिल बैठ के इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए सभी पॉलिटिकल ताकतों को मिलना पड़ेगा। तनकी करना मेरा राइट है अपोजिशन में बैठ के। मेरी तनकी ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई काम नहीं कर रही, लेकिन उसके साथ ये भी है कि काम नहीं कर रही तो काम करो। सिर्फ काम नहीं कर रही उसके ऊपर मैं अगर छोड़ दूं कि मैंने तनकी कर दी कि तुम्हारे काम नहीं होता है, तुमसे काम नहीं होता है, तो उससे मसले का हल नहीं होगा ना। मुझे सोल्यूशन भी देनी है। समय बहुत संक्षेप है। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, नगरोटा असेंबली क्षेत्र की बात करूंगा। वहां पर नंदकिशोर शर्मा लंबे समय से वहां पर कार्यरत थे और काम कर रहे थे, और इसमें भी कोई शक नहीं कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा उस मैदान में उतरी हैं। ठीक, अपने पिता के देहांत के बाद लगातार वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 साल से आ जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं और एक कनेक्ट उन्होंने ज़रूर बिल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। लेकिन अब आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ भी भाई भतीजावाद है, आपके यहाँ भी जैसे आप कटाक्ष करते रहते हैं, पिता पुत्र की सरकार, माता पुत्री की सरकार, आप ये आरोप जो है लगाते रहे हैं, तो आपके यहाँ भी वंशवाद शुरू हो गया है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं और आपके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि आप अगर चाहते तो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा को, आपके पास 5 नॉमिनेशंस हैं, एक नॉमिनेशन आप उनका करके वो एमएलए बन सकती थी, और इस नगरोटा असेंबली क्षेत्र से आप नंदकिशोर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारते, ताकि लंबे समय से वो जो उस क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं एमएलए बन जाऊँ, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता। आपने नहीं दिया। क्या मानेंगे वंशवाद आपकी पार्टी के अंदर भी अब ठीक ठाक तरीके से रच बस गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, देवेंद्र सिंह राणा जी अगर अपना टर्म पूरा कर लेते
तो देवेंद्र जी ने अपनी इलेक्शन रैली में ही नंद किशोर जी का हाथ खड़ा करके कहा था कि अगला एमएलए जो है ये बनेगा। तो उनकी एक सोच थी। देवेंद्र सिंह राणा जी के शब्दों को मैं लाइटली नहीं लेता हूँ। शायद 2029 के इलेक्शन में अगर देवेंद्र जी होते तो हो सकता है कि नंद जी जो है वो एमएलए बन जाते जैसे उन्होंने कहा था। अब देवेंद्र जी इलेक्शन जीतने के इमीडिएटली बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक, कुछ ही दिनों में। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसने सबसे बड़ी लीड से किसी भी नेता को जिताया हो, ठीक, अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। देवेंद्र जी की डेथ के बाद जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही आवाज ज्यादा आई कि देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी को जो है वो मैंडेट दो ताकि उनका जो टेन्योर रह गया है उसको वो पूरा कर पाए। ठीक, ये वंशवाद की बात तब होती कि देवेंद्र जी अगर खुद रिटायर होते तो अपनी जगह अपनी बेटी को टिकट दे देते, जैसा वैसा नहीं है। ठीक, ये एक इमोशनल कनेक्ट की बात है कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कि उनका छोड़ा हुआ काम पूरा करने के लिए उनकी बेटी को जो है पार्टी ने टिकट दी है। लेकिन नंद किशोर जी पार्टी के डेडिकेटेड लीडर हैं और मुझे लगता है कि पार्टी के नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम सबसे बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी साल से वो रहे हैं। पार्टी अपने नेताओं को छोड़ती नहीं है। तो नंद किशोर जी के बारे में भी पार्टी ने कोई अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन इस वक्त पे जब पार्टी ने फैसला कर लिया देवयानी जी को देने का, तो मुझे लगता है कि नंद किशोर जी भी जो है वो बढ़ चढ़कर उसमें कैंपेन में हिस्सा लेंगे। आज तो शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नंद जी ने जैसे देवेंद्र जी के साथ जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ा था, ये भी लड़ेंगे। मैं अनिल शर्मा जी भी हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट जो है फॉर्म भर दिया। मुझे लगता है कि अनिल जी को भी जो है वो रिकंसिडर करना चाहिए। देवेंद्र जी की बेटी जो है वो खाली देवेंद्र जी की बेटी नहीं है, हम सबकी बेटी है। अनिल जी की भी बेटी है, नंद जी की भी बेटी है। तो बेटी के खिलाफ लड़ना जो है वो शायद हमारी संस्कृति में नहीं है। अनिल जी के लिए भी पार्टी में अपॉर्चुनिटीज और भी बड़ी आएंगी। आप इंडिपेंडेंट लड़के शायद अपोजिशन पार्टीज का जो है वो हाथ मजबूत कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक सोच के साथ आप जुड़े हो, उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं अनिल जी को भी अपील करूंगा, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि उनको भी दोबारा अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए, देवयानी जी के साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। बड़ी तफसील के साथ हमने दरबार मूव से लेकर नगरोटा असेंबली क्षेत्र से लेकर राज्यसभा चुनाव से लेकर जम्मू की आर्थिक स्थिति को लेकर तमाम चीजों पर बात की। और आपने देखा कि बिल्कुल सीधी और सटीक बात, दाएं बाएं गए बगैर ये कहा कि जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, बिल्कुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, लेकिन कब ये केंद्र तय करेगा। और दूसरा ये भी कहा कि विजनरी लीडरशिप की जम्मू कश्मीर को जरूरत है, तब जाकर ये संभव हो पाएगा कि केवल और केवल 2 इकोनॉमिक सेंटर, जम्मू और श्रीनगर जिला नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के 20 जिले इकोनॉमिक सेंटर्स बनेंगे।